फ्रेंड्स, हम वापस आ चुके हैं एक और नई कहानी के साथ, जिसे सुनकर शायद आप लोग थोड़ा डर जाएं। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनते रहें। और दोस्तों, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी दोस्तों आगे बढ़ने का एक मौका दें। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं अब। मुनेसर जी हमारे ज़िले के ही रहने वाले थे और शादीशुदा थे। उनके परिवार में उनके 2 छोटे भाई, माता पिता, पत्नी तथा 2 प्यारे बच्चे भी थे। मुनेसर जी कोलकाता में किसी सेठ के यहाँ पर ट्रक की ड्राइवरी करते थे। उन्हें ट्रक पर माल लादकर दूर दूर शहरों में जाना पड़ता था। वे बहुत ही मेहनती थे और अपना पूरा काम जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ करते थे। उनके कार्यों से उनका सेठ भी बहुत ज़्यादा खुश रहता था और हर महीने उन्हें अपने साथ लेकर डाकघर जाता था और 10-12 सौ रुपये उनके घर पर ज़रूर मनी ऑर्डर करा देता था। मुनेसर जी के जीवन की गाड़ी बहुत ही मज़े से चल रही थी। कभी कभी जब उनको माल लेकर लखनऊ, बनारस आदि आना पड़ता था तो वह थोड़ा समय निकालकर घर पर भी चले जाते थे और घर वालों का हालचाल लेने के बाद घर वापस काम पर चले आते थे। एक बार की बात है कि हुनेसर जी को रात के करीब 10 बजे ट्रक लेकर निकलना था। उन्हें दिल्ली की ओर जाना था। उनके साथ सामू नामक एक खलासी भी था। हुनेसर जी खलासी को अपने बेटे जैसा मानते थे और उसे ट्रक चलाना भी सिखाते थे। अब सामू ट्रक चलाने में तो निपुण हो गया था। उस रात सामू ने जिद करके कहा कि आप आराम से सो जाइए, तो ट्रक चलाकर मैं चला जाऊंगा। मुनेसर जी ने ना कहकर ट्रक खुद चलाते हुए निकल पड़े और सामू उनके बगल में बैठा रहा। रात के करीब 1 बज गए होंगे और ट्रक एक चौड़ी सड़क पर तेजी गति से दौड़ती चली जा रही थी। अचानक हुनेसर जी को पता नहीं क्या हुआ कि वह सड़क के किनारे ट्रक रोककर बड़ी बीड़ी सुलगाकर पीने लगे। बीड़ी पीने के बाद सामू से बोले कि मुझे बहुत नींद आ रही है, अस्तु मैं सोने जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, मज़े में धीरे धीरे यानी कि ट्रक चलाकर ले चलो। सामू तो ट्रक चलाना चाहता ही था। उसने हामी भरकर ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ ली और धीमी गति से ट्रक को दौड़ाने लगा। लगभग आधे 1 घंटे बाद जब शामू को लगा कि अब मुनेसर जी गहरी नींद में सो रहे हैं तो उसको मस्ती सूझी। उसने ट्रक की स्पीड बहुत ही तेज कर दी और गुनगुनाते हुए ड्राइविंग करने लगा। अचानक उसे पीछे से एक और ट्रक आती दिखाई पड़ी, शायद जिसकी स्पीड और भी ज़्यादा तेज थी। उसने सोचा कि शायद पीछे से आ रही ट्रक उससे आगे निकलना चाहती है। शामू का भी खून अभी तो एकदम नया था, वह भला ऐसे क्यों होने दे सकता था। उसने भी ट्रक का एक्सीलेटर चापते हुए ट्रक को और भी तेज दौड़ाने लगा। अरे ये क्या! उसने ट्रक की स्पीड इतनी बढ़ा दी थी कि ट्रक अब उसके काबू से ही बाहर हो गया था। वह कुछ सोच पाता इससे पहले कि ट्रक सड़क छोड़कर उतर गई और एक पेड़ से जाकर टकराकर पूरी तरह नष्ट हो गई। इस दुर्घटना में हुनेश्वर जी तो प्रभु को प्यारे हो गए, पर सामू बच गया। उसे कुछ ट्रक चालकों ने पास के अस्पताल में भर्ती कराकर उसके सेठ को सूचना भिजवा दी। सामू 4-5 दिन तक अस्पताल में पड़ा रहा। उसे अपनी गलती पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था। उसकी एक गलती से उसके पिता समान हुनेश्वर जी को अब अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसका दिल रो रहा था, पर अब वह विधि के विधान के आगे कुछ कर भी नहीं सकता था। उसने तय कर लिया कि अब वह जो भी कमाएगा उसका आधा हुनेश्वर जी के परिवार को दे दिया करेगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह वापस कोलकाता आ गया। अपने सेठ से मिलकर उसने सारी बात बताई और अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगा। सेठ ने उसे समझाते हुए कहा कि अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, पर हम अभी हुनेश्वर जी के परिवार वालों को कुछ नहीं बताएंगे और समय पर उसके परिवार की मदद करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सामू से एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सामू पूरी तरह से डर गया। उसके रोंगटे भी खड़े हो गए थे। दरअसल सेठ ने सामू को बताया कि हुनेश्वर जी बराबर बताया करते थे कि मालिक, जब भी यहाँ से माल लेकर दिल्ली के लिए निकलता हूँ तो रात को करीब 1-2 बजे एक सुनसान जगह पर ऐसा लगता है कि कोई ट्रक तेज़ी से मेरे पीछे आ रहा हो और हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। पीछे देखने पर वह ट्रक दिखाई नहीं देता, पर ट्रक के मिरर में वह साफ साफ ओवरटेक करते हुए दिखाई देता है। कई बार तो मैंने अपने ट्रक को किनारे लगाकर उतर कर देखा तो पीछे कोई ट्रक नहीं दिखाई देता था।
तेज़ी से आता वह ट्रक केवल रात को ही, और वह भी मिरर में ही दिखता था। मालिक, इस ट्रक के चक्कर में कई ट्रक वालों का एक्सीडेंट हो गया है। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। आगे उस सेठ ने कहा कि मैं हुनेसर जी की बातें सुन तो लेता था, पर उस पर ध्यान कभी नहीं देता था, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ट्रक ट्रक होकर भी ना हो। और वैसे भी मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, पर तुम्हारी बातें सुनने के बाद पता नहीं क्यों अब मुझे हुनेसर जी की बातों पर विश्वास होने लगा है। सेठ जी ने इतना कहते ही सामू को काट मार गया। वह चाहकर भी चीख नहीं सका। तो क्या पीछे से आ रहा ट्रक कोई भूत प्रेत था, या कोई भूत ट्रक बनकर ट्रक वालों को चकमा देकर दुर्घटना करा देता है। खैर, समय सबके घाव भर देता है। सेठ भी अपने काम में लग गए और शामू भी। 3 महीना बीतने के बाद एक दिन सेठ ने शामू से कहा कि चलो हुनेश्वर जी के घर चलकर आते हैं। इस बात को छिपाना अब ठीक नहीं, और साथ ही हुनेश्वर जी ने परिवार की कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे। हुनेश्वर जी थे तो हर महीने उनके परिवार को मनी ऑर्डर चला जाता था, पर पिछले 3 महीनों से मनी ऑर्डर भी नहीं गया, और ना ही कोई पत्र आदि। उनके घर के लोग कहीं परेशान ना हो। सेठ की ये बात सुनकर सामू ने कहा कि सेठ जी, अगले अगले महीने मेरी शादी है। शादी के बाद हम लोग चलेंगे, क्योंकि मैंने भी सोच रखा है कि हुनेश्वर जी के परिवार की मदद करता रहूँगा। इसके बाद सेठ ने कहा कि ठीक है, अगले महीने चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं मुनेश्वर जी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था भी कर दूँ, और साथ ही उनके दोनों भाइयों को यहाँ लेकर आऊँ और कुछ काम धंधे पर लगवा दूँ। मई का महीना था और दोपहर का समय था। कड़ाके की लू चल रही थी। सेठ और शामू पसीने से तरबतर थे। वे लोग पूछते हुनेश्वर जी के गांव आ गए थे। एक आदमी ने हुनेश्वर जी के घर पर ही उन लोगों को पहुंचा दिया। हुनेश्वर जी के दरवाजे पर एक नीम का घना पेड़ था, जिसके नीचे चौकी पड़ी हुई थी। सेठ और शामू वहीं बैठ गए। उन लोगों ने हुनेश्वर जी के परिवार के लिए साड़ी, कपड़ा, मिठाई आदि लेकर गए थे। घर में भिजवा दिए। घर से उन्हें पानी पानी पीने के लिए आया। पानी वानी पीने के बाद उन दोनों ने हुनेश्वर जी के पूरे परिवार को ये दुखद घटना सुनाने की सोची। अरे ये क्या! अभी वे लोग कुछ कहने ही वाले थे कि तभी डाकिया साइकिल से एक घंटे की टिन टिन बजाती हुई उसी नीम के आगे आकर रुक गई। फिर डाकिये ने हुनेश्वर जी के पिता को जय रम्मी करते हुए मनी ऑर्डर सौंपा। मनी ऑर्डर सौंपने के बाद डाकिया चला गया। डाकिये के जाने के बाद हुनेश्वर जी के पिताजी ने कहा, जब आप लोग आ ही रहे थे तो फिर हुनेश्वर को ये पैसे डाक से लगाने की क्या ज़रूरत थी? आप लोगों के हाथ ही भिजवा दिया होता। हुनेश्वर जी के पिता के मुंह से इतना सुनते ही सेठ और सामू दोनों हक्के बक्के हो गए। सेठ ने थूक घोंट कर हुनेश्वर जी के पिता से पूछा कि क्या क्या कहा आपने? हुनेश्वर जी ने मनी ऑर्डर भेजा है। सेठ की यह बात सुनते ही हुनेश्वर जी के पिता ने बिना कुछ बोलते हुए 100 के 8 नोट तथा मनी ऑर्डर वाला छोटा सा कागज़ का टुकड़ा, जिस पर लिखा था कि सेठ के आगे बढ़ा दिया। सेठ जल्दी उस कागज़ के टुकड़े को उलट पुलट कर देखने लगा। उन्हें कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सब क्या है, क्योंकि मनी ऑर्डर के उस कागज़ पर जो लिखाई थी वह हुनेश्वर जी की ही थी, और वह पैसा उन्होंने पिछले महीने ही उसी डाकघर में लगाया था, जहाँ से सेठ वे बराबर हर महीने पैसा लगाया करते थे। अब तो सेठ एकदम से घबरा गए थे। साथ ही सामू के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी हुनेश्वर जी बोल पड़े कि कुछ भी हो, पर भगवान ऐसा लड़का सबको दे। हम लोगों की बहुत ही सुख सुविधा रखता है, और हर महीने थोड़ा कम या ज़्यादा मनी ऑर्डर ज़रूर करता है। इतना सुनते ही सामू बोल पड़े कि काका, क्या पिछले महीने भी हुनेश्वर जी ने मनी ऑर्डर किया था? हाँ। कहते हुए हुनेश्वर जी के पिता ने कहा कि अरे भाई, हाँ, पिछले महीने तो उसने सिर्फ 12 रुपये ही भेजे थे। इतना सब सुनने के बाद आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि सेठ और रामू किस परिस्थिति में होंगे। अचानक सामू अपने आप को रोक ना सका और फक फक कर रोने लगा। सेठ से रहा ना गया और
वह सामू को चुप कराते हुए खुद भी रोने लगा। हुनेश्वर जी के परिवार वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अचानक ये दोनों रोने क्यों लगे। अब उस नीम के नीचे गांव के अन्य लोग भी जमा होने लगे। सेठ ने थोड़ी हिम्मत करके सारी बात कह डाली। ये बात सुनते ही वहाँ खड़े लोगों को, विशेषकर ज़्यादातर यानी कि महिलाओं में रोना पीटना शुरू हो गया। अभी भी हुनेश्वर के घर वाले ये मानने को तैयार नहीं थे कि पिछले 4 महीनों से हुनेश्वर जी नहीं हैं। अगर हुनेश्वर जी नहीं है तो इन 4 महीनों में जो 3 बार मनी ऑर्डर आए हैं वे किसने भेजा है? हैंडराइटिंग तो मुनेश्वर की ही थी। अरे इतना ही नहीं, 2 महीने पहले उसका एक पत्र भी मिला था कि जिसमें लिखा था कि बाबूजी कुछ ज़रूरी काम के लिए 1 साल तक मैं घर नहीं आ सकता, पर मनी ऑर्डर बराबर भेजता रहूँगा। काफ़ी कुछ संतावन के बाद हुनेश्वर जी के दुर्घटना की पुलिस द्वारा ली गई कुछ तस्वीरें उस डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद अंत में हुनेश्वर जी के घर वाले माने कि अब हाँ सचमुच हुनेश्वर जी नहीं रहे। गांव वालों और कुछ हितनाथ का कहने सुनने के बाद हुनेश्वर जी की अंतिम क्रिया संपन्न हो गई। सारे काम विधि विधान संपत्तित किए गए। इसके बाद हुनेश्वर जी के दोनों भाई सेठ के पास कोलकाता चले गए। सेठ ने उन्हें एक कारखाने में अच्छे वेतन पर नौकरी दिलवा दी। इसके साथ ही सेठ हर महीने हुनेश्वर जी के परिवार के लिए कुछ पैसे मनी ऑर्डर करता रहा। खैर जो भी, पर अभी भी सामू को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पीछा करने वाला ट्रक कोई भूत चला रहा था और मरने के बाद हुनेश्वर जी अपने परिवार को मनी ऑर्डर करते रहे। खैर अब हुनेश्वर जी के परिवार को पूरी तरह यकीन हो गया था कि अब हुनेश्वर जी इस दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि अब उनका पत्र मनी ऑर्डर कुछ भी नहीं आता और इस घटना को अब काफ़ी वक्त भी हो गया है। तो दोस्तों कहानी को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताना आप लोगों को कहानी कैसी लगी। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।